हेलो एवरीवन, वेलकम टू एन अकेडमी लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी। मैं रिंकू सिंह स्वागत करती हूँ आप सब लोगों का। तो नेशनल मूवमेंट बहुत कम स्टूडेंट देख रहे हैं आजकल, इसको मैं देख रही हूँ। और शायद इसलिए देख रहे हैं, उन्हें बहुत कॉन्फिडेंस होगा इसलिए नहीं देख रहे हैं काफ़ी स्टूडेंट। और लेकिन जो देख रहे हैं, मैं उनके लिए पूरी सीरीज कंप्लीट कर रही हूँ जो देख रहे हैं। और एग्जाम के बाद तो बहुत सारे लोगों को खुद भी पता चल जाएगा कि कितना इम्पोर्टेंट था ये उनके लिए, ये सेशन, ये सीरीज। तो इस सीरीज में काफ़ी कुछ टॉपिक्स पे हम लोग बात कर चुके हैं और कुछ ही टॉपिक्स इसमें रह गई हैं। उसी सिलसिले में आज हम लोग बात करेंगे सुभाष चंद्र बोस पर। सुभाष चंद्र बोस, इनका आईएनए आज़ाद हिंद फौज की तरफ से किस तरह से ये लड़े, ये सब आप लोग जानते हैं। पर आजकल सुभाष चंद्र बोस पर जो क्वेश्चंस आते हैं, वो क्वेश्चंस ऐसे आते हैं गांधी के साथ तुलना करते हुए और नेहरू के साथ इनका तुलना करते हुए। आखिर गांधी के साथ जो सुभाष चंद्र बोस के की जो भिन्नताएं रही, डिफरेंसेस रहे, वो उसकी क्या वजहें थी, किन किन वजहों से गांधी और सुभाष चंद्र बोस में मतभेद रहा, जबकि दोनों ही देश की आजादी के लिए मर मिटने वाले लोग थे, दोनों ही अटूट साहसी लोग थे। लेकिन दोनों का आपस में दोनों बिल्कुल एक दूसरे के कट्टर विरोधी बन गए। हालांकि समय समय पर इन दोनों लोगों ने एक दूसरे की तारीफ भी की, लेकिन दोनों की कार्य प्रणाली को लेकर ये विरोधी रहे। तो इन सब पर ही बात करेंगे आज। और बहुत बार इस पे क्वेश्चंस भी आया है। आज क्वेश्चन नहीं डाल पाई हूँ मैं आप लोगों का, वो क्वेश्चन मैं आप लोगों को लास्ट में बता दूंगी। मेरे पास प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर पूरा मैंने प्रिंट करवा दिया है, आप भी करवा लो। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर बिल्कुल प्रिंटेड फॉर्म में आपके पास होने चाहिए। तो उससे फ़ायदा ये होता है कि आपको हमेशा क्वेश्चंस पता चल जाता है, क्वेश्चन का पैटर्न पता चल जाता है आपको। ठीक है, तो ये आज ये कुछ टॉपिक रहेगा जिस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी तक हमने प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आज़ाद हिंद फौज का गठन, सुभाष चंद्र बोस की सभी एक्टिविटीज़ पर बात की है, गठन तक, और आज़ाद हिंद फौज पर जो मुकदमा चला, मुकदमा तक हमने बातचीत की है। लेकिन अब हम आगे, आज हम लोग इस पर कुछ एनालिटिकल क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो यूपीएससी सीएससी की तैयारी में अगर आप अनअकैडमी पर नहीं आएंगे तो दिक्कत होगी, आपको दिक्कत हो जाएगी। तो आप, बेहतर यही है, दिक्कत ये हम दिक्कत नहीं करेंगे, वो फिल्मों वाला मत समझिएगा। पर दिक्कत ये होगी कि आप बहुत सारा अपना समय गंवा देंगे, बहुत सारा समय आप अपना व्यर्थ कर देंगे। तो इससे बेहतर ये है कि आप समय पर समय पर लग जाइए और सही तरीके से आप अपनी तैयारी कीजिए। तो उसके लिए अनअकैडमी ही आपके लिए बेस्ट है। और यहाँ पर आएंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा, चाहे वो लाइव क्लासेज हो, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस हो, पूरा आपको यहाँ पर मिलेगा और पूरा आपका कोर्स कंप्लीट होगा यहाँ पर। तो जल्दी से एक लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए जहाँ पर आपको टॉप के एडुकेटर्स आपका वेट कर रहे हैं। पूरा का पूरा कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस आपका वेट कर रहा है कवर होने के लिए। तो वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट आपकी तरह इसका बेनिफिट उठा रहे हैं और आप भी इसका बेनिफिट उठाइए। तो यूपीएससी सीएससी का जब आप कोर्स लेंगे तो दो तरीका है, आई प्लस और आइकॉनिक। तो प्लस आप लेते हैं तो प्लस प्लस जो है आपका, ये जो है 44,550 रुपये में, 44,550 रुपये में 1 साल का है, 64,800 में 2 साल का है और 81,000 में 3 साल का है। ईएमआई फैसिलिटी अवेलेबल है। 3700 आपका 1 साल का पड़ेगा, 2700 2 साल का पड़ेगा और 2250 रुपये 3 साल का पड़ेगा। तो ईएमआई आप क्रेडिट कार्ड से ही हमेशा लीजिएगा, ये मैं आपको बता देती हूँ, हमेशा क्रेडिट कार्ड से ही ईएमआई लीजिए, क्योंकि क्रेडिट कार्ड से ही हो पाएगा, आपके डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड से नहीं होगा। और बाकी सभी लोग जो आपको कहते हैं कि हमको पैसा दो और हमें तुम इंस्टॉलमेंट दे देना, तो वो दैट इज मतलब दैट विल बी अनएथिकल वे।
ठीक है। तो अनअकैडमी ने ऐसी कोई अपनी तरफ से फैसिलिटी नहीं की है, तो आप किसी और के कहने पर उसके बैंक अकाउंट में पैसे मत डालना। तो आप अनअकैडमी पर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के साथ भी आ सकते हो। तो 62,550 रुपये में आपका 1 ईयर का है, और 96,300 में आपका 2 ईयर का है, और 1,26,900 सॉरी 1,26,900 में आपका 36 महीने का है। यहाँ पर भी ईएमआई है। तो रिंकू लाइव कोड आपको यूज करना है, और इस कोड के साथ आप अनअकैडमी पर आते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट तो मिलेगा ही, साथ में आपको पूरी तरह कंप्लीट गाइडेंस मिलेगा आपको मेरा। तो ये सारे ऑप्शनल के सब्जेक्ट्स हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पबैट, पीएसआईआर, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, जियोलॉजी, एग्रीकल्चर, मैथमेटिक्स, कॉमर्स, अकाउंटेंसी, लॉ, मैनेजमेंट, मैथिली लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर, कन्नड़ लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, ये सभी आपको जो है वहाँ पर अवेलेबल हैं, ये सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। और इसमें मैं सोशियोलॉजी और हिस्ट्री पढ़ा रही हूँ। बाकी सभी भी टीचर सभी बेस्ट टीचर्स हैं। 24,750 रुपये में आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा ऑप्शनल के लिए। तो इसको आप लेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा। पूरा का पूरा ऑप्शनल क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस के साथ, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के साथ आपको ये कोर्स मिलेगा, और पूरा कंप्लीट नोट्स। तो रिंकू लाइव मेरा कोड है, इस कोड के साथ आप आते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा, और साथ में जैसा कि मैंने कहा कि पूरी तरह एकदम मैं आप लोगों को गाइड करूंगी। जहां पर भी आपको ज़रूरत पड़ेगी वहां पर मैं आपके साथ होंगी, अगर आप मेरे कोड से आते हैं तो यहाँ पर आप मुझे कांटेक्ट करेंगे। ये जो है रिंकू सिंह हिस्ट्री, ये मेरा टेलीग्राम लिंक है, यहीं पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस के बारे में हम लोग आज पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस के बारे में बेसिक जानकारी जो आप लोगों को पता होगा, 23 जनवरी को इनका जन्म हुआ था। 23 जनवरी 1897, 1897। तो 23 जनवरी 1897 को इनका जन्म हुआ, और इनके फादर एक प्रसिद्ध वकील थे, जानकी नाथ। इनकी माँ का नाम था प्रभावती देवी। तो वहां पर कटक में उड़ीसा के कटक में सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। ठीक है। ये सुभाष चंद्र बोस जिनको देखते ही आपका सीना चौड़ा हो जाता है, बचपन से ही एक मेधावी छात्र रहे, और 1920 में इन्होंने सिविल सेवा की परीक्षा भी पास कर ली। लेकिन उसी समय गांधी का आगमन भारत में हुआ था, और जिस तरह से उस समय उथल पुथल हुआ, रॉलेट एक्ट आया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, खिलाफत कमेटी गठित हुई थी, गांधी ने असहयोग के लिए आह्वान किया था। ये सब जो है, इन सब के जो उथल पुथल चल रहा था, उसमें ये राष्ट्रीय आंदोलन से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाए, और गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन शुरू किया था ये उसके हिस्सा बन गए। इस तरह से गांधी से प्रभावित होकर सुभाष चंद्र बोस असहयोग आंदोलन का हिस्सा बन गए। और इस आंदोलन के दौरान इसी समय महात्मा गांधी से पहली बार मिले। महात्मा गांधी ने चित्तरंजन दास के साथ काम करने की सलाह दी इनको। इसी बाद में चित्तरंजन दास ही आगे चलकर इनके राजनीतिक गुरु बन गए थे। गांधी जी ने ही सलाह दी थी सुभाष चंद्र बोस को चित्तरंजन दास के साथ काम करने के लिए, ताकि क्योंकि ये युवा थे, इनको वो गाइड कर सके अच्छी तरह से। दिसंबर 1927 में उनको कांग्रेस का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया था, और धीरे धीरे इनको कांग्रेस में काम करते हुए ये नेहरू और इनके विचारों में कई बार बहुत ज़्यादा समानता होती थी। चाहे हम लोग पूर्ण स्वतंत्रता की बात को लेकर कहें तब,
समाजवादी विचारधारा की बात कहें तब। तो इसी तरह से जिस तरह से ये देश के लिए जो इनका अटूट लगन था, उस भक्ति भाव को देखते हुए इनको 1938 में हरिपुरा कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया था, जो कि 91वां 51 सेशन था। तो जब उसमें चुना गया था इनको, तो इन्होंने कहा था कि मेरी कामना है कि मैं महात्मा गांधी के नेतृत्व में ही हमें स्वाधीनता की लड़ाई लड़नी है। मेरी कामना है कि इसी तरह से हम लड़ें, और ये लड़ाई केवल ब्रिटिश साम्राज्यवाद से नहीं है, ये विश्व साम्राज्यवाद से है। ये अपने विचारों में बहुत ही ज्यादा, अगर इनकी हम लोग बात करें, सुभाष चंद्र बोस अपने विचारों में बहुत ही कहते हैं ना कि एकदम क्लियर थे। कहीं से कोई उनको वहां पर शंका नहीं होती थी। जो निर्णय लेते थे, जो कार्य करते थे, उसमें एकदम स्पष्ट होते थे, बिल्कुल स्पष्ट होते थे अपने लक्ष्य को लेकर, अपने मकसद को लेकर, अपने कार्य प्रणाली को लेकर। और सुभाष चंद्र बोस जो है, ये आगे चलकर सुभाष चंद्र बोस के साथ जो मोह भंग हुआ, ठीक है, मोह भंग हुआ मतलब जो कांग्रेस से इनका मोह भंग हुआ, जो धीरे धीरे बाकी लोग इनके विरोध हुए थे, उसमें यही कारण रहा कि सुभाष चंद्र बोस ऐसे ढुलमुल रवैये के साथ या तुष्टीकरण की नीति के साथ नहीं चलना चाहते थे। विचारों से ये थोड़े उग्र थे, ठीक है। एक सेकेंड दीजिए। तो हाँ जी, सॉरी। तो उग्रवादी हिंसा यहाँ पर एक वर्ड गलत है। जिन्होंने, हमारे भी कंटेंट राइटर्स होते हैं, हम बता देते हैं उन्हें हमें कैसे कैसे करना है, कहीं कहीं उनका वो हो जाता है। तो इसको देखिए, वो बेसिकली जो है उग्र स्वभाव के थे। उग्र स्वभाव इन द सेंस कि आप तिलक वाला ब्रेड मान लीजिए इनको। सुभाष चंद्र बोस तिलक वाला ब्रेड थे, यानी बिल्कुल तिलक अरविंदो घोष की तरह इनकी सोच थी। तो ये हमेशा हमेशा जो है थोड़े से एग्रेसिव तरीके से, जिसको हिंदी में जाहिर है उग्र ही कहेंगे आप, तो थोड़े उग्र तरीके से अपनी बात कहते थे, थोड़े उग्र तरीके से। तो सुभाष चंद्र बोस का जो है, मतलब कांग्रेस में रहकर भी कांग्रेस के साथ इनके वैचारिक मतभेद रहते थे। नेताजी जो थे, जो नेताजी के नाम से कहते हैं कि ये वहां पर, कुछ लोग कहते हैं हिटलर ने कहा था जर्मनी में, और कुछ लोग कहते हैं कि जब ये सिंगापुर गए तो वहां के भारतीय इनको कहने लग गए। तो ये अपनी बात को खुलकर रखने में यकीन करते थे, खुलकर अपनी बात रखने में यकीन करते थे, और बहुत स्पष्ट तरीके से चाहते थे कि मतलब कोई भी त्वरित कार्रवाई हो, त्वरित निर्णय हो, त्वरित कार्रवाई हो। तो इस तरह से बाकी जो लोग थे, उस समय भी कांग्रेस के नेताओं का ही प्रयास था कि हमें आज़ादी मिली, लेकिन जो एक डिफरेंस बोस में और उनमें था कि किसी भी तरह से एक कहते हैं ना कि वो मध्यम मार्ग वाले नहीं थे, आप ये कह सकते हो, मध्यम मार्ग वाले नहीं थे, और धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से नहीं चलना चाहते थे। ये फास्ट एक्शन लेना चाहते थे, त्वरित कार्रवाई करना चाहते थे। जब भी आपको इनके ऊपर एनालिसिस लिखने को आएगा तो आप कहेंगे। और ये कोई राजनीतिक दार्शनिक नहीं थे, ठीक है, बस औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध एकदम घृणा रखते थे ये, और देश से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए इन्होंने अपनी सारी ऊर्जा केंद्रित कर ली थी, सारी ऊर्जा, कि किसी भी तरह से विदेशी शासन को उखाड़ फेंकना है, और इसके लिए जो भी करना पड़े।
तो स्वतंत्रता, इनकी जो है स्वतंत्रता मुख्य लक्ष्य था कि किसी भी तरह स्वतंत्रता को प्राप्त करना है, और इनके सभी राजनीतिक विचार इसी के इर्द गिर्द घूमते थे। उसमें ये ज्यादा सोचते नहीं थे सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, ये सब ज्यादा सोचते नहीं थे। इनको बस ये दिखता था कि किस तरीके से लिया जा सकता है उस तरीके से लो, और बिल्कुल भारत को शक्तिशाली, भारत को एक सशक्त देश के रूप में देखना चाहते थे ये। तो देश के प्रति इनकी भक्ति में गांधी को भी कोई डाउट नहीं था, गांधी को भी कोई डाउट नहीं था। राजनीतिक सोच में भी सहजता थी, ठीक है, इनकी राजनीतिक सोच में भी सहजता थी। मतलब एक तरह से व्यस्त राजनीतिक जीवन से मतलब उनको जैसे अलग किया जा सकता है, मतलब बिल्कुल सहज तरीके से सोचते थे, काम करते थे। तो मतलब इनको जो है आप ये कह सकते हो कि ये कहीं से भी, जैसे सुभाष चंद्र बोस को आप भगत सिंह वाले कैटेगरी में इनको नहीं रखा जाता, यानी इनको रिवोल्यूशनरी नहीं कहा जाता है, क्रांतिकारी आतंकवादी आंदोलन की जो धारा चली उसमें इनको शामिल नहीं किया जाता। लेकिन ये बिल्कुल नरमपंथी भी नहीं थे। तो ये नरमपंथी और उग्रवादी दृष्टिकोण दोनों के लिए ये जाने जाते हैं, दोनों के लिए। और ये दोनों तरीके से चले, दोनों दृष्टिकोण का इस्तेमाल इन्होंने स्वतंत्रता हासिल करने के लिए किया था, दोनों ही। मतलब जहां पर उग्र होना होता था वहां पर ये एग्रेसिव एक्शंस लेते थे। इनके जो निर्णय होते थे वो थोड़े से मतलब उग्रतापूर्ण होते थे। पर कहीं कहीं जहां पर बातचीत से काम किया जा सकता है, जहां पर शांतिपूर्ण आंदोलन किया जा सकता है, वो भी इन्होंने किया। ये अपने समाजवादी विचारों के लिए भी जाने जाते हैं। तो मैंने एक दिन आप लोगों की क्लास समाजवाद जब ली थी तो मैंने आप लोगों को बताया था, मैंने उसमें आप लोगों को बताया था कि इनका समाजवाद थोड़ा अलग था। ये इनका इनका जो समाजवाद था वो एक तरह से ये था कि भारत भारत जो है, भारत स्वदेशी स्वदेशी आधारित अर्थव्यवस्था हो, और उसमें भारत अपना विकास करे, और जहां पर भारत में कोई भी गरीब दबा कुचला हुआ ना हो। तो इनके लिए समाजवाद राष्ट्रवाद से बहुत अलग नहीं था, राष्ट्रवाद से अलग नहीं था, राष्ट्र से अलग नहीं था। ये भारत का विकास, भारत के सभी लोगों का विकास देखना चाहते थे, और एकदम स्वदेशी देशी तरीके से, स्वाभिमान के साथ। तो इस तरह से इनकी सोच थी इसमें। तो ये अभी तक जो मैंने आपको बताया, अगर क्वेश्चन ये आता है कि राष्ट्रीय आंदोलन को लेकर गांधी के साथ कई वैचारिक विभिन्नता रही सुभाष चंद्र बोस की, तो सुभाष चंद्र बोस की सोच क्या रही, सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आंदोलन को लेकर सुभाष चंद्र बोस की सोच या सुभाष चंद्र बोस के विचार या उनका दर्शन क्या रहा, ठीक है। और इस पर आपका दूसरा क्वेश्चन ये बनता है, हमेशा ये पूछा जा चुका है, कई बार से नहीं आया है, इस बार आपसे फिर से पूछा जा सकता है कि सुभाष चंद्र बोस और गांधी दोनों ही देश की आजादी चाहते थे, दोनों ही देश की स्वतंत्रता चाहते थे, और दोनों ने ही देश की स्वतंत्रता के लिए दोनों ही मर मिटे। पर दोनों के राजनीतिक दर्शन या राष्ट्रीय आंदोलन को लेकर दोनों के विचारों में क्या फर्क था। तो आपको कुछ भी इस तरह से कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, मैं आपको बताती हूँ ना, यूपीएससी का लैंग्वेज बिल्कुल अलग होता है, जहां आप जितना नहीं सोच सकते, जितना मैं नहीं सोच सकती, उससे आगे का होता है। पर मैं हमेशा कहती हूँ कि क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके देखो। सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि क्वेश्चन को पढ़ो और फिर उसमें ढूंढ डालो कि ये क्या पूछ रहा है। तो जब उसको सिंप्लीफाई करोगे, सरल शब्दों में समझोगे, तो आप समझ जाओगे कि उसमें लिखना क्या है। तो वो हम लोग ऐसे ही समझ लेते थे। तो सुभाष चंद्र बोस और गांधी में हम लोग अभी बात करेंगे कि क्या क्या समानताएं रही। समय समय पर दोनों ने एक दूसरे को बहुत प्रोत्साहित भी किया, एक दूसरे की
बड़ाई भी की, लेकिन आखिर क्यों क्यों गांधी सुभाष चंद्र बोस को फिर नजरअंदाज करने लग गए, या क्यों नहीं चाहते थे गांधी कि सुभाष चंद्र बोस के हाथों में देश की बागडोर जाए? इस पर हम लोग बात करेंगे, यहां से जो भी आपका क्वेश्चन है। तो हम अगर स्वतंत्रता संघर्ष में, आप इंट्रो में भी इसको लिख सकते हो कि स्वतंत्रता संघर्ष में गांधी जी को जनता ने, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद जनता ने एक अपने निर्विवाद नेता, एक अद्वितीय नेता, एक महान नेता, एक जन नेता के तौर पर स्वीकार किया था। और सुभाष चंद्र बोस ने भी ऐसे ही गांधी को देखा। गांधी की जो राष्ट्रभक्ति थी, गांधी जी की जो चारित्रिक दृढ़ता थी, सत्य के प्रति जो उनका प्रेम था, जो त्याग था गांधी के भीतर, उसको लेकर इन्होंने गांधी की बहुत प्रशंसा की, सुभाष चंद्र बोस ने। और यही कारण था कि सुभाष चंद्र बोस ने आईसीएस की परीक्षा को ठोकर मारकर सिविल सर्विसेज जो कि उस समय इतना मुश्किल होता था क्लियर करना, उसको ठुकरा कर सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आंदोलन के हिस्सा बने। और ये गांधी जी का ही असर था सुभाष चंद्र बोस के ऊपर। तो सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी का जो समर्पण भाव था, उनकी जो अटूट इच्छा थी, उनका जो अथक परिश्रम था, उसके आगे सुभाष चंद्र बोस नतमस्तक थे। ठीक है। और इसमें जो है, इनमें कोई शक नहीं था कि गांधी जी की राष्ट्रभक्ति में एक उनके नेता के रूप में, उनके नेतृत्व क्षमता के रूप में सुभाष चंद्र बोस को कोई शक नहीं था, कोई संदेह नहीं था। गांधी के लिए भी सुभाष चंद्र बोस ऐसे ही थे। मतलब गांधी के लिए सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे सपूत थे जो बहुत विल पावर वाला है, आत्मबल वाला है, और देश के प्रति जिस तरह का आत्मसमर्पण है, राष्ट्रहित के लिए जिस तरह की उसके भीतर प्रतिबद्धता है, समस्त भारतीय जनमानस को एक साथ जोड़े रखने की विलक्षण क्षमता इनमें थी, वो नेहरू में नहीं था। ये जन नेता के रूप में ये हो सकते थे सुभाष चंद्र बोस, और पूरे देश के लोग एक हो जाते थे सुभाष चंद्र बोस जब बोलते थे। तो इनमें मतलब जन नेता बनने का की बहुत अद्भुत खूबी थी सुभाष चंद्र बोस में, और गांधी इस चीज को जानते थे। तो अपनी जगह पर गांधी और बोस दोनों ही पूरी तरह ईमानदार व्यक्ति थे, देश के प्रति निष्ठावान, बलिदानी दोनों ही थे। दोनों ही अंतर्राष्ट्रीयतावादी भी थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो घटनाएं होती थी उसका सूक्ष्म निरीक्षण कर पाते थे। मानववादी भी थे, मानवतावादी भी थे दोनों। अगर दोनों का कार्य प्रणाली देखें तो कार्य प्रणाली में भी धर्मनिरपेक्षता को लेकर हो या फिर नस्लवाद हो, दोनों ही जो है, मतलब ये धर्मनिरपेक्षता दृष्टिकोण में नस्लवाद के लोग विरोध थे। मतलब ये दोनों धर्मनिरपेक्ष थे और दोनों ही नस्लवाद के विरुद्ध थे, दोनों ही। तो यहां तक भी कहीं कोई समस्या नहीं थी। मानवतावादी भी है, देश में एक मतलब बिल्कुल निचले स्तर से, इसीलिए ये समाजवादी बने ना सुभाष चंद्र बोस, कि निचले स्तर से विकास शुरू हो। ठीक है, निचले स्तर से, और मानव से प्रेम करे, और एकदम जो भी गरीब जरूरतमंद हो, जिस तरह जो दलित वर्ग था उनको देखकर दोनों ही द्रवित होते थे, और किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो दोनों इस विचार में सहमत थे। ठीक है, किसी भी परिस्थिति में ये लोग मातृभूमि को मुक्त करना चाहते थे। तो स्वतंत्रता के लिए जो संघर्ष था
और उसमें दोनों ही बिल्कुल पूरी तरह से देश के लिए समर्पित थे, और देश के लिए समर्पित भाव से दोनों ही प्रयास कर रहे थे, दोनों ही कर रहे थे। इतनी सारी मतैक्यता थी इनमें, समानता भी थी, पर इनके बीच कई तरह के स्पष्ट मतभेद थे। तो राजनीतिक जो सोच थी इनकी, राजनीतिक सोच में ये दो एक दूसरे के विरोधी थे। तो आप ये कह सकते हैं कि इनकी जो राजनीतिक कार्य प्रणाली थी, ठीक है, जो इनकी राजनीतिक कार्य प्रणाली थी वो एक दूसरे से अलग थी। कार्य प्रणाली जो थी, जो सोच थी सबसे जरूरी जो थी वो सोच था। दोनों की सोच, दोनों का सिद्धांत दोनों का बिल्कुल अलग था। तो वो क्या क्या था? तो सबसे पहले नेताजी जो थे वो उग्र राष्ट्रवादी थे, और बिल्कुल मैंने आपको पहले ही बताया ना, ये वही ब्रेड थे, ये तिलक और अरविंदो घोष वाला। तो जिस तरह से तिलक को भी आप क्या कहेंगे, तिलक ने कभी हिंसात्मक साधनों का सहारा नहीं लिया, लेकिन तिलक पर हमेशा इल्जाम लगाया जाता रहा, क्योंकि तिलक जब देश की स्वतंत्रता की बात सोचते थे, जब परतंत्रता की बात सोचते थे, तो उनका खून खौल जाता था और किसी भी तरह से विदेशी हुकूमत को उखाड़ फेंकना चाहते थे। तो कई बार वो समर्थन कर जाते थे, आतंकवादी उसका भी वो समर्थन कर जाते थे कई बार, ठीक है। और जैसे आतंकवादी मुझे नहीं कहना चाहिए, क्रांतिकारी, किताबें पढ़ते पढ़ते ऐसा हो गया है, नहीं तो ये मेरी सोच नहीं है। मैं हमारे जो रिवोल्यूशनरी जो नेता रहे, मैं उनकी बहुत बड़ी जो है प्रशंसक और आदर करती हूँ। मैं सिर हमेशा झुकाती हूँ उनके बलिदान के आगे। उतना बलिदान अभी हमारे में नहीं है देश के लिए। हम सबसे पहले अपने और अपने परिवार का सोचते हैं, पर उन्होंने सब कुछ ताक पर रख दिया देश की स्वतंत्रता के लिए। तो किताबें हमेशा उनको क्रांतिकारी आतंकवादी आंदोलन कहती हैं। तो इसलिए तो इसमें जो है निकल जाता है मेरे मुंह से, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने जो किया था उसका समर्थन कर दिया था तिलक ने, कि नहीं अच्छा किया। तो ये तिलक की सोच थी। तो ये लोग कोई किसी वैसे में बंध के नहीं रहते थे, किसी एक राजनीतिक आदर्श में कभी नहीं बंधे। देश के लिए जब जो अच्छा है वो उन्होंने किया। और गांधी क्या थे? गांधी एक आदर्शवादी थे, एक आदर्शवादी राष्ट्रवादी थे ये, ठीक है। और ये टैगोर, गोखले तो इनके गुरु ही थे, जो कि एक उदारवादी ग्रुप से थे, नरमपंथी नेता थे। और टैगोर जो कि एक लेखक थे और जो राजनीतिक आदर्शों की बात किया करते थे, उस परंपरा में विश्वास करते थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि सत्य और अहिंसा, सत्य और अहिंसा ये गांधी का अपना एक सिद्धांत था। तो इसमें सबसे जो दोनों के बीच सत्य में विश्वास तो सुभाष चंद्र बोस भी करते थे, सत्य में बोस भी विश्वास करते थे, ठीक है, बोस भी विश्वास करते थे। जो दोनों में जो मतभेद था वो था अहिंसा को लेकर, कि संघर्ष बिल्कुल, जो संघर्ष है वो बिल्कुल शांतिपूर्ण होना चाहिए, अहिंसक होना चाहिए। गांधी की अपनी बिल्कुल अपनी जिद थी, अपना सोच था। और टैगोर बोस ऐसा नहीं सोचते थे। इसी तरह हम लोग अगर बात करें तो डोमिनियन स्टेटस को लेकर कांग्रेस के साथ, जो इनके हमेशा कांग्रेस के अन्य नेताओं के साथ भी मतभेद रहे, तो ये तो गांधी युग में आए ही थे और गांधी के साथ ही इनका है।
गांधी के साथ ही इनका मत विरोध है, तो बाकी सारे नेताओं के साथ भी। तो ये हमेशा से जो है सुभाष चंद्र बोस पूर्ण स्वतंत्रता में विश्वास करते थे, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। और कांग्रेस कमेटी हमेशा जो कांग्रेस कमेटी चरणों में चाहती थी, जब भी कांग्रेस की बात आए तो कांग्रेस हमेशा उसमें चाहती थी, फेजेस में चाहती थी, ठीक है। तो ये जो है कांग्रेस कमेटी जो है डोमिनियन स्टेटस के माध्यम से, डोमिनियन पहले ये डोमिनियन स्टेटस मांग रही थी, उसके बाद जो है वो पूर्ण स्वतंत्रता की बात करती। तो इस तरह से वो स्टेप बाय स्टेप कांग्रेस चलना चाह रही थी। सुभाष चंद्र बोस इसके पक्षधर नहीं थे। सुभाष चंद्र बोस कहते थे कि शुरू से ही कहते कि स्वतंत्रता, स्वतंत्रता इससे कम कुछ भी नहीं। और इनका ये विश्वास हो गया था सुभाष चंद्र बोस को, असहयोग जिस तरह से वापस लिया, तो उन्होंने अपनी किताब इंडियन स्ट्रगल में लिखा कि जब पूरे देश का जोश अपने चरम पर था, ऐसे में आंदोलन को वापस ले लेना, रोक लेना कहाँ की समझदारी थी। तो बोस का ये मानना था कि महात्मा गांधी की जो अहिंसा पद्धति है, जो अहिंसा की पद्धति है, उससे भारत को स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हो सकेगी। तो वो हिंसक प्रतिरोध का वकालत करते थे। उनको ये, इनका मतलब कहते थे कि हिंसक प्रतिरोध जैसे ऐसा भी नहीं था बिल्कुल कि शस्त्र उठाकर इस तरह से करना चाहिए, लेकिन ये उनका ये था कि जरूरत पड़े तो हमको इससे पीछे नहीं हटना चाहिए, ये बात बस। तलवार के मतलब खून के बदले खून और तलवार के साथ, तलवार के बल पर स्वतंत्रता की बात ऐसे नहीं कहते थे वो, लेकिन हाँ ये कहते थे कि जहां पर जरूरत पड़े वहां पर शस्त्र उठाने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो असहयोग रोकने पर वो सहमत नहीं थे, जिस तरह से चौरा चौरी से गांधी ने रोक दिया। तो इनकी किताब इंडियन स्ट्रगल जो 1934 में प्रकाशित हुई थी, जिसमें मैंने कहा कि असहयोग रोकने पर उन्होंने कहा, सुभाष चंद्र बोस ने उसमें लिखा था कि यदि महात्मा गांधी तानाशाह स्टॉलिन, मुसोलिनी या हिटलर जॉन बुल की भाषा में बोलते तो उन्हें सुना और समझा जाता और उनके सम्मान में सिर झुकाए जाते। हालांकि सुभाष चंद्र बोस ने यहां पर यह बात कह दी है, लेकिन सुभाष चंद्र बोस फांसीवादी स्वभाव के नहीं थे। आप ये मत समझिएगा, कभी मत लिखिएगा कि सुभाष चंद्र बोस मुसोलिनी या हिटलर जैसे तानाशाही स्वभाव के थे, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हाँ, अपनी बात को हमेशा डंके की चोट पर रखिए, ये बात वो कहते थे। सुभाष चंद्र बोस ने तारीफ भी की है कई बार गांधी की, जैसे नमक सत्याग्रह की प्रशंसा की उन्होंने, और उन्होंने कहा कि ये दांडी मार्च है वो उतना ही ऐतिहासिक महत्व का घटना है जितना नेपोलियन की पेरिस मार्च की घटना थी। जब उसने जब मतलब फ्रांस का सम्राट जब वो बन बैठा पेरिस मार्च के बाद, तो ये जो है उसका एक अपना महत्व था। पेरिस मार्च का अपना महत्व है, अभी तक हम पढ़ते हैं फ्रांसीसी क्रांति में। महिलाओं के राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने की समर्थक थे, बराबरी की बात करते थे, सार्वभौमिक मताधिकार की वकालत करते थे और महिलाओं को बिल्कुल बराबरी का दर्जा देने के विश्वास वो थे। मतलब आप समझ लो कि महिलाओं को हमेशा ये कहते थे समानता, समानता। एक सेकेंड, ठीक है। तो क्योंकि गांधी ने महिलाओं को
आंदोलन में शामिल किया था, तो इसके लिए उन्होंने गांधी की तारीफ की थी, प्रशंसा की थी इन्होंने गांधी की। 1937 में गांधी जी ने महसूस भी किया कि सुभाष चंद्र बोस को के अंदर जो नेतृत्व क्षमता है, जो सुभाष चंद्र बोस की जो प्रतिभा है, उसकी और अधिक उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए और उनको नेतृत्व देना चाहिए। तो 1938 में हरिपुरा में अध्यक्ष पद का समर्थन किया उन्होंने। यहां पर आप स्पेक्ट्रम में पढ़ोगे या बिपिन चंद्र में, तो यहां पर पटेल ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गांधी को राय दी थी कि आप ऐसा मत करिए। तब भी उनकी सलाह को दरकिनार करते हुए गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को समर्थन दिया था अध्यक्ष पद के लिए। और उसी समय जो मैंने आपको पहले उसमें कहा था कि इन्होंने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने, कि हमें गांधी जी की नेतृत्व में ही हमें साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, और ये लड़ाई सिर्फ ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ नहीं बल्कि विश्व साम्राज्यवाद के खिलाफ ये लड़ाई है। और यहां पर एक बात मैं और आपको बता दूं कि गांधी के आने के बाद, गांधी जब से दक्षिण अफ्रीका से आए थे, गांधी के आने के बाद से कांग्रेस में चुनाव नहीं होता था कांग्रेस में। गांधी जिसको समर्थन दे देते थे अपना, वो निर्विवाद रूप से अध्यक्ष चुन लिया जाता था, निर्विवाद रूप से। 1938 में उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को समर्थन दिया, सुभाष चंद्र बोस चुन लिए गए। तो ये हरिपुरा कांग्रेस था जिसमें उन्होंने समर्थन दिया। अब हरिपुरा कांग्रेस में चुने जाने के बाद यहीं से समस्या शुरू होती है। 1938 में जब ये चुने गए, तो उसी समय सुभाष चंद्र बोस ने ये फोरकास्ट किया, ये भविष्यवाणी की कि 6 महीने के भीतर द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। 1 साल के लिए चुने जाते थे, तो चुने जाने के कुछ दिनों बाद इन्होंने ये भविष्यवाणी की कि द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा, और कहा कि हमें द्वितीय विश्व युद्ध को एक मौके के रूप में लेना चाहिए, एक मौके के रूप में। जब अंग्रेजी हुकूमत युद्ध में लड़ने में बिजी रहे, युद्ध को लड़ने में व्यस्त रहेगी, जब मोर्चे पर व्यस्त रहेगी, तो हम उस समय का फायदा उठाकर हम एक सशस्त्र विद्रोह करेंगे। मतलब हम एक भारत में एक सशक्त विद्रोह करेंगे, बेसिकली इन्होंने बात की थी, जिसमें शस्त्र भी उठाया जाएगा। भारत में हम उस समय सशक्त तरीके से अपने आजादी का मांग रखेंगे, आंदोलन करेंगे, जिसमें अस्त्र शस्त्र की भी मनाही नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि इन्होंने खूनी आंदोलन करने का पहले ही ठान लिया था, पर हर जगह मैं नहीं बढ़ा कि इन्होंने ये कहा कि एक सशक्त विद्रोह करेंगे, जिसमें जैसे बाद में यही गांधी ने कहा डू और डाई, तो बिल्कुल वैसे ही था ये, जिसमें अस्त्र शस्त्र, नारेबाजी, जुलूस, हर तरह से एक बहुत ही सशक्त और बड़ा संघर्ष करने की इन्होंने ठानी थी। इसके लिए इन्होंने एक राष्ट्रीय योजना आयोग बनाया था, एक वर्किंग कमेटी बना ली थी कांग्रेस के भीतर। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के भीतर एक वर्किंग कमेटी बनाई थी, और उस वर्किंग कमेटी में जवाहरलाल नेहरू को छोड़कर बाकी सभी, मतलब जवाहरलाल नेहरू भी क्योंकि समाजवादी थे, तो जवाहरलाल नेहरू को लिया, और बाकी इन्हीं की तरह कुछ एग्रेसिव स्वभाव वाले लोग थे, नरम पंथ वाला कोई भी नहीं था। तो जैसे ही सुभाष चंद्र बोस ने ये घोषणा की कि एक सशक्त विद्रोह होगा, एक बड़ा संघर्ष होगा,
तो वैसे ही गांधी सुभाष चंद्र बोस के विरुद्ध हो गए। गांधी को क्या लगा, गांधी को क्या लगा कि ये उनके सत्य और अहिंसा, यानी अहिंसा, अहिंसा का जो मार्ग इनका है ये उसके खिलाफ हो जाएगा। इन्होंने कहा कि जो इन्होंने अहिंसा की रणनीति अपनाई है आजादी को पाने की, ये उसके अगेंस्ट हो जाएगा, उसके विरुद्ध जाएगा। तो 1939 का जैसे जैसे नजदीक आ रहा था चुनाव, गांधी अब नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने। और जैसा कि मैंने आपको अभी पिछली स्लाइड में बताया कि गांधी के आने के बाद से चुनाव नहीं हुए थे। आप ये समझ लो प्रॉपर, जैसे कि कई उम्मीदवार खड़े हैं और चुनाव हो रहा है, गांधी जी जिसको समर्थन दे देते थे वो अध्यक्ष बन जाता था। जिसको कह देते थे कि हाँ ये अध्यक्ष बनना चाहिए, गांधी का ये प्रभाव था कांग्रेस पर 1939 में प्रॉपर चुनाव हुआ। सुभाष चंद्र बोस को नहीं कहा चाहते थे, फिर भी सुभाष चंद्र बोस खड़े हुए, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि मैं किसी भी तरह से त्रिपुरी, ठीक है, किसी भी तरह से मैं त्रिपुरी कांग्रेस का अध्यक्ष में बनूं, ताकि द्वितीय विश्व युद्ध का फायदा मैं उठा सकूं और देश को आजाद करा सकूं। उसी में गांधी ने पट्टाभी सितार मैया को खड़ा किया इनके विरुद्ध। अबुल कलाम भी थे, उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया था। पट्टाभी सितार मैया को उन्होंने खड़ा किया, पर गांधी के विरोध के बावजूद सुभाष चंद्र बोस जीते। इसी को हम त्रिपुरी संकट कहते हैं। गांधी लगातार विरोध करते रहे। गांधी के विरोध को देखते हुए बोस ने खुद इस्तीफा दिया। तो बोस ने 1939 में चुने गए, त्रिपुरी कांग्रेस का अध्यक्ष चुने गए, इस्तीफा भी दे दिया, क्योंकि पूरा जो कांग्रेस है, जो वामपंथ को छोड़कर, वामपंथ पूरा खड़ा था सुभाष चंद्र बोस के साथ, बाकी पूरा का पूरा जो कुनबा है वो खड़ा था गांधी के साथ। सुभाष चंद्र बोस ने इस विरोध को देखते हुए इस्तीफा दे दिया और वही बाहर निकलकर उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। ठीक है, तो गांधी ने को यहां पर यहीं से कांग्रेस से बिल्कुल अलग हुए। कुछ कुछ किताबें कहती है कि कांग्रेस की सदस्यता इनकी खत्म कर दी गई और इन्होंने वही फॉरवर्ड ब्लॉक, आगे मैं आपको फॉरवर्ड ब्लॉक के बारे में बताऊंगी, इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। अब फिर आपका दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि गांधी ने नेहरू को क्यों चुना। फिर उस समय दो विकल्प थे गांधी के पास, सुभाष चंद्र बोस और नेहरू। दोनों ही कांग्रेस के भीतर युवा नेतृत्व थे। कांग्रेस के भीतर युवा नेतृत्व थे, समाजवादी रुझानों वाले, सोच दोनों की स्वतंत्रता को लेकर लगभग एक ही थी, और नेहरू से कहीं ज्यादा काबिल सुभाष चंद्र बोस थे। जन नेता के रूप में नेहरू से ज्यादा थे। एक अच्छे वक्ता, लोगों को तुरंत प्रभावित कर लेने वाला नेता का जो गुण होना चाहिए नेताओं में, वो था सुभाष चंद्र बोस में। फिर गांधी ने नेहरू को क्यों चुना, तो यहां से भी एक क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो इसको थोड़ा इंट्रो के साथ शुरू करते हैं। 1916 में क्रिसमस के दिन इन लोगों की पहली मुलाकात हुई थी, नेहरू और गांधी की। और कांग्रेस का वहां पर जो है, कांग्रेस की कमेटी की जो है वहां पर अधिवेशन चल रहा था। ठीक है, और इसके मतलब आप ये समझ लो कि इसके 4 साल पहले ही ये नेहरू इंग्लैंड में से पढ़कर लौटे थे। इंग्लैंड से पढ़ाई की थी ना नेहरू ने, कैम्ब्रिज से पढ़ाई की थी, तो वहीं से ये लोग लौटे थे और लखनऊ अधिवेशन में मिले थे ये लोग। लखनऊ अधिवेशन में 1916 का अधिवेशन लखनऊ में हुआ था ना, जहां पर रियूनियन भी हुआ था। रियूनियन हुआ था कांग्रेस और मुस्लिम लीग का। तो जो पंडित नेहरू
और महात्मा गांधी जी की ये जो मुलाकात है ये लखनऊ कांग्रेस में हुई। और इसमें जो है आपका क्या क्या दोनों में, जैसे आपने शुरू में पढ़ा कि क्या क्या समानताएं थी सुभाष चंद्र बोस और नेहरू में, सॉरी गांधी में भी, सुभाष चंद्र बोस और गांधी में क्या क्या समानताएं थी, और फिर विभिन्नताएं आपने देखी, मतभेद क्यों थे। इसी तरह मैं आपको बताती हूँ कि नेहरू और गांधी में क्या विभिन्नताएं थी। पहले विभिन्नताएं देखेंगे क्योंकि गांधी ने नेहरू को अपनाया था। तो विभिन्नताओं में अगर हम लोग बात करें तो जो आधुनिकता, नेहरू आधुनिक थे, आधुनिकता के पक्षधर थे, भारत में भी आधुनिकता लाने के पक्षधर थे। धर्म और ईश्वर में बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करते थे। औद्योगिकरण को बहुत महत्व देते थे नेहरू, गांधी नहीं देते थे। गांधी कहते थे हमेशा स्वदेशी। लघु उद्योगों को, गांधी स्वदेशी इन द सेंस लघु उद्योगों को महत्व देते थे और नेहरू औद्योगिकरण को महत्व देते थे। तो इस तरह से इनके विचारों में बहुत भिन्नता थी। जहां गांधी ईश्वर में गहरी आस्था रखते थे, नेहरू उदासीन थे। कांग्रेस आज तक अपने को कहती है ना, कांग्रेस आज तक अपने को धर्मनिरपेक्ष कहती है, आज तक बहुत ज्यादा अपने सेक्युलरिज्म का डंका पीटती है। तो ये वही से था। मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी जो है ये, इसमें मतलब मैं कुछ ऐसा व्यक्तिगत राय नहीं दे रही हूं, बस स्वराज पार्टी को लाला लाजपत राय ने इसीलिए छोड़ दिया था कि उन्होंने मोतीलाल नेहरू पर इल्जाम लगाया कि वो तुष्टीकरण की नीति अपना रहे हैं और मुसलमानों को खुश करने की नीति पर चल रहे हैं। उन्होंने छोड़ दिया था स्वराज पार्टी। तो ये बेसिकली मोतीलाल नेहरू ही जब ऐसे थे तो फिर जवाहरलाल नेहरू क्यों होंगे। तो इन लोगों के लिए क्या था कि धर्म धर्म जो है, धर्म एक सेकेंडरी चीज थी। और महात्मा गांधी जो है पूरी तरह से एक संत की तरह व्यवहार करते ही थे और इनके लिए धर्म और ईश्वर एक जरूरी चीज था। इसके बाद भी गांधी जी लेकिन गांधी ईश्वर और धर्म को मानते थे पर धर्मनिरपेक्ष होकर। गांधी भी धर्मनिरपेक्ष थे, याद रखिएगा। ये भी सभी धर्मों को एक समान मानते थे पर अपने धर्म में बहुत विश्वास करते थे। तो अपने धर्म में विश्वास करना सांप्रदायिकता नहीं होती, दूसरे के धर्म को बुरा कहना सांप्रदायिकता होती है। तो सुभाष चंद्र बोस भी धर्मनिरपेक्ष थे, जवाहरलाल नेहरू भी धर्मनिरपेक्ष थे, महात्मा गांधी भी धर्मनिरपेक्ष थे। बस महात्मा गांधी एक धार्मिक स्वभाव के व्यक्ति थे, अपने धर्म में, अपने हिंदू धर्म में बहुत विश्वास करते थे। पर इस सभी ईश्वर को, उसको धर्मों को कहते थे कि सबका सार एक ही है, सब एक है। तो अल्लाह ईश्वर तेरो नाम, सबको सन्मत दे भगवान। ये गांधी का वो था। तो गांधी जी में कई भिन्नताएं, औद्योगिकरण को लेकर गांधी और नेहरू में भी भिन्नता है। गांधी लघु उद्योगों की बात करते हैं, ये मशीनरी आधारित उद्योग की बात करते हैं, देश के आधुनिकीकरण की बात करते हैं। गांधी वही परंपरागत तरीके से चलने की बात करते हैं और बिल्कुल पाश्चात्यकरण के खिलाफ थे। धर्म और ईश्वर को लेकर भी दोनों के विचार अलग अलग थे। इसके बाद भी गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस की जगह नेहरू को क्यों चुना? तो ये एक सवाल है। तो एक राजमोहन गांधी है, उन्होंने एक किताब लिखी है द गुड बोटमैन। तो द गुड बोटमैन, बढ़िया जहाज को खेने वाला, चलाने वाला। तो उसमें वो अपने कहते हैं कि गांधी ने अपने विकल्प के तौर पर नेहरू को स्वीकार किया था कि जब मैं नहीं रहूंगा तो देश को, मेरे विचारों पर देश को आगे कौन बढ़ाएगा। तो उनको नेहरू में वो भी दिखा। तो नेहरू विश्वसनीय लगे उनको, कैसे कि भारत जो कि बहुत विविधतापूर्ण है,
कई धर्म के लोग रहते हैं, कई जाति के लोग रहते हैं। तो उनको लगा कि नेहरू इस विविधतापूर्ण, ये जो बहुलवादी समावेशी जो बहुलवादी जो देश है उसको समावेशी तरीके से लेकर चलेंगे, उसको समावेशी एक साथ लेकर चलेंगे। और खुद गांधी भी यही चाहते थे, गांधी भी इसी के पक्षधर थे कि सबका साथ हो, सभी संप्रदाय, सभी धर्म एक साथ, सबका विकास हो। तो ये चीज उनको नेहरू में दिखा, गांधी को ये चीज नेहरू में दिखा। और सुभाष चंद्र बोस जहां उग्र थे, वही नेहरू काफी सहनशील, सौम्य सौम्य स्वभाव के थे। ये मतलब ये मध्य मार्ग वाले आप कह सकते हो। और सुभाष चंद्र बोस बहुत उग्र स्वभाव के थे। तो ये जो स्वभाव था सुभाष चंद्र बोस का, वो अहिंसा के सिद्धांत से बिल्कुल अलग था। इसलिए गांधी सुभाष चंद्र बोस की जगह नेहरू को पसंद करते थे। इसके साथ एक कारण दक्षिण भी था, एक कारण जो था वो दक्षिण भी था। जैसे दक्षिण में, दक्षिण के जो लोग थे वो उत्तर भारत के लोगों पर, नेताओं पर कम विश्वास करते थे। इसमें नेहरू एक ऐसे नेता थे जो दक्षिण में भी उतने ही लोकप्रिय थे, दक्षिण में भी लोकप्रिय थे। दक्षिण के लोग भी उनको पसंद करते थे, जबकि सुभाष चंद्र बोस दक्षिण में उतने लोकप्रिय नहीं थे। तो यहां पर सिर्फ धर्म की भी बात नहीं थी, यहां पर क्षेत्रवाद भी था और क्षेत्र की भी बात थी। तो नेहरू में ये सभी खूबियां गांधी को दिखी और गांधी को ये विश्वास था कि नेहरू सबको साथ लेकर चलेंगे। इसलिए उन्होंने नेहरू को चुना। सुभाष चंद्र बोस का क्या हुआ? कांग्रेस जब छोड़ दी उन्होंने 1939 में, तो आपको हमने बात किया कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। तो इस फॉरवर्ड ब्लॉक के बारे में आपको बहुत कम मिलेगी जानकारी, कहीं और पढ़ते हो तो आपको फॉरवर्ड ब्लॉक पर बहुत कम जानकारी मिलती है। तो ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक है, ये जो एक मतलब साम्यवादी राष्ट्रवादी राजनीतिक दल था, ये एक तरह से। और ये पहले जो है, मतलब ये सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में, मतलब एक गुट के ऊपर, पहले एक गुट के रूप में कांग्रेस में निकला था ना, एक गुट, ठीक है, वो फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, एक मतलब समाजवादी विचारों वाले लोग कांग्रेस के भीतर निकले, जिसमें सुभाष चंद्र बोस और नेहरू मुख्य नाम थे, ठीक है। तो फॉरवर्ड जब निकल गए सुभाष चंद्र बोस, जब कांग्रेस से निकल गए, तो इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की और ये भी साम्यवादी विचारों पर आधारित था। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? सभी कट्टरपंथी तत्वों को लाना जो समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के पालन के साथ स्वतंत्रता के लिए पूर्ण समर्थन कर सके। तो वो कट्टरपंथी यहां पर वो है, आप ये समझ लो कि सभी तत्वों को लाना, सभी तत्वों को लाना उस पार्टी के तहत, उन सभी, कांग्रेस को छोड़कर उन सभी तत्वों को एक साथ लाना जो भारत की समानता, सामाजिक न्याय, समानता, स्वतंत्रता, न्याय, सामाजिक न्याय, इन सब के लिए जो प्रयास करते हैं, इन सब के लिए जो कोशिश कर रहे हैं। अब ये देखो, ये सिंगापुर का ये सीन है, आप देख रहे हो ना कितने लोग हैं बोस के साथ। तो ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के बाद सुभाष चंद्र बोस को गोरी सरकार ने झूठ सच इल्जाम लगाकर नजरबंद कर दिया उनके ही घर में। फिर सुभाष चंद्र बोस अपने ड्राइवर का रूप लेकर, जो कि एक पठान था, तो उसके कपड़े उपड़े पहनकर
सुभाष चंद्र बोस घर से निकल गए। 1941 में वो पहुंच गए थे सिंगापुर। अब पहले वो अफगानिस्तान होते हुए रसिया गए। पहले वो रसिया गए और चाहते थे कि रसिया, जो उन्होंने फौज बनाई, तो वो रसिया से वो समर्थन चाहते थे कि रसिया उनको समर्थन करे और वो अंग्रेजों से लड़कर भारत को छीन ले। तो क्योंकि उस समय भारत पर उन्होंने क्यों हमला किया? क्योंकि भारत पर अंग्रेजी शासन था। तो भारत पर जो अंग्रेजी शासन था, अंग्रेजी जो फौज थी, उसको हराकर भारत को अंग्रेजों से लेना था उनको। इसके लिए वो पहले रूस गए। तब तक रूस में क्या हुआ? रूस में 1917 वाली बोल्शेविक क्रांति हो गई थी। तो रूस में क्योंकि क्रांति हो गई थी तो अब रूस अलग हो गया था। क्रांति के साथ ही रूस ने ये घोषणा कर दी कि रूस जो है अब मतलब नहीं करेगा, रूस अलग हो गया था। ठीक है, तो ये जो बोल्शेविक क्रांति तो 17 में ही हो गई थी, लेकिन उस समय जो है जब ये गए थे तो रूस में उस समय भी एक उथल पुथल मचा था और रूस ने अपने को अलग कर दिया था बिल्कुल युद्ध से। लेकिन नहीं, रूस ने समर्थन नहीं किया। ठीक है, उसके बाद जो है, हालांकि रूस को इसमें आना पड़ा था। वो पूरा द्वितीय विश्व युद्ध पढ़ोगे तो जब हिटलर ने मॉस्को पर सेंट पीटर्सबर्ग पर आक्रमण कर दिया, तो फिर रूस को एक्टिवली रूस ने इसमें वो किया था। फिर सुभाष चंद्र बोस जब रूस से थोड़ी सी निराशा मिली तो सुभाष चंद्र बोस गए जर्मनी। फिर जर्मनी में जाकर वो फिर हिटलर से मिले और हिटलर ने कहते हैं कि उनको वचन दिया था। तो यहां पर एक इंटरेस्टिंग कहानी मैंने इनकी पढ़ी है कि सुभाष चंद्र बोस अदम्य साहस की जब भी बात आएगी तो आप इस कहानी को मेंशन कर सकते हैं अगर जगह हो तो, कि सुभाष चंद्र बोस एक अदम्य साहसी व्यक्ति थे। हिटलर से मिलने के लिए गए, कई दिन बाहर वो बैठ के वेट करते रहते थे और हिटलर मिलता नहीं था। एक दिन सुभाष चंद्र बोस हिटलर के चैम्बर में घुस गए। वो हिटलर जो उस समय कैंप्स लगवाता था लोगों को मारने के लिए, यातना गृह, शिविर गृह, उसके सामने घुस गए चैम्बर में। इनको भी भेजवा सकता था वहां पे वो। और इन्होंने एकदम से इंट्रोड्यूस किया अपने, क्योंकि हेलो, आई एम सुभाष चंद्र बोस फ्रॉम इंडिया। इनके साहस को देखकर बहुत प्रभावित हुआ था और उसने इनको ये वादा किया कि हाँ, हम समर्थन करेंगे। उसके बाद ये सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर आ गए थे और आजाद हिंद फौज के बारे में, जो आप इंग्लिश में जिसको हम INA कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? इंडियन नेशनल आर्मी इंग्लिश में कहते हैं। इसकी शुरुआत रास बिहारी बोस ने की थी। वही रास बिहारी बोस जो 1912 में लॉर्ड हार्डिंग के काफिले पर बम फेंकवाया था और फिर अंडरग्राउंड होकर विदेश निकल गए थे। तो रास बिहारी बोस ने वहां पर इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। तो रास बिहारी बोस और मोहन सिंह, सबसे पहले मोहन सिंह ने ही द्वितीय विश्व युद्ध में जो लोग वो भारतीय सिपाही जिनको जर्मनी और जापान ने कैद किया था, उनको लेकर इन्होंने एक फौज का गठन कर लिया था। तो मोहन सिंह ने पहले ही सुभाष चंद्र बोस के पहुंचने से पहले ही गठन कर लिया था एक फौज की टुकड़ी का गठन कर लिया था। जापान ने सभी भारतीय कैदियों को उन्हें दे दिया था। लेकिन जब ये पहुंचे, सुभाष चंद्र बोस पहुंचे, तो उनको जो है रास बिहारी बोस ने आमंत्रित किया और 4 जुलाई 1943 को सिंगापुर में उन्होंने आजाद हिंद फौज की कमान उनको सौंप दी। सभी भारतीय मिले, जितने भी भारतीय उस समय जापान, सिंगापुर, जर्मनी, इन सब उस एरिया में जितने भी थे, उन सब का सम्मेलन हुआ था और इन लोगों ने एक तरह से उस फौज का कमान नेताजी को सौंप दिया और इस तरह से आज़ाद हिंद फौज 1943 में आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ।
और उस आजाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस लड़े। भारत में इन्होंने वहां पर अंडमान निकोबार और उधर मिजोरम और नागालैंड पर इन्होंने कब्जा भी कर लिया था। और ये आगे बढ़ रहे थे कि द्वितीय विश्व युद्ध में कहानी पलट गई थी। हिटलर ने आत्महत्या कर ली थी, मित्र राष्ट्र जीत रहे थे, धुरी राष्ट्र हार रहे थे। उसी में सुभाष चंद्र बोस हांगकांग जा रहे थे और इनकी एक विमान दुर्घटना में ताइपे में मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु की गुत्थी अभी तक सुलझी नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि टिकट्स में जितने पैसेंजर बोर्ड हुए थे उसमें तो इनका नाम था, लेकिन इन्होंने बोर्ड नहीं किया था उस प्लेन को। बट उसके बाद इनके बारे में पता भी नहीं चला कि आखिर फिर ये गए तो कहाँ गए फिर। तो ये एक रहस्य की बात है। हालांकि ऑफिशियली आधिकारिक रूप से इनका उस दिन जो है पुण्यतिथि मनाया जाता है 18 अगस्त 1945 को। तो इस तरह से सुभाष चंद्र बोस का अंत हुआ। लेकिन हम जब भी सुभाष चंद्र बोस के बारे में हमें एनालिसिस करना होगा, हमें कहना होगा, तो हम ये कहेंगे कि एक सच्चे राष्ट्रवादी थे, सच्चे राष्ट्रवादी, और देश के लिए ये कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार थे। और इनकी जो सोच थी उसमें स्वतंत्रता और समानता ये जुड़ी हुई थी एक दूसरे के साथ। बिना समानता का स्वतंत्रता की भी कोई कीमत नहीं थी। तो स्वतंत्रता और समानता दोनों को अलग नहीं किया जा सकता था, और ये ऐसी स्वतंत्रता केवल समाजवाद से ही प्राप्त की जा सकती थी, केवल समाजवाद से ही प्राप्त की जा सकती थी। तो इन्होंने कहा, इनका जो समाजवाद था, सुभाष चंद्र बोस, अगर यहां से आप ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि सुभाष चंद्र बोस का समाजवाद, उनके समाजवादी विचार और नेहरू के समाजवादी विचार का, इस पर मैंने जो समाजवाद पर मैंने क्लास ली है उसमें भी आप लोग को बताया है। जो एक मैंने अभी क्लास ली थी भारत में समाजवादी आंदोलन। तो बोस को ये लगा कि भारत में जो है अगर समाजवाद होना चाहिए तो कैसा होना चाहिए, तो स्वतंत्रता होना चाहिए, समानता होना चाहिए, आर्थिक समानता, सामाजिक समानता, लिंगों की भी समानता होना चाहिए। ठीक है, तो ना कोई गरीब रहे, ना कोई बड़ा ऊंच नीच रहे, और ना यहाँ पर स्त्री पुरुष वाला भेदभाव रहे, हर तरह से समानता होना चाहिए। तो भारत का अपना स्वदेशी समाजवाद होना चाहिए और उसे दूसरों के जीवन का अनुकरण नहीं करना चाहिए, यानी देखा देखी नहीं करना चाहिए दूसरे देशों का। फासिस्टों की मदद मांगी इन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए। तो क्या वो स्वभाव से फासिस्ट थे? क्या सुभाष चंद्र बोस स्वभाव से फासिस्ट थे? तो नहीं, ये फांसीवाद में विश्वास नहीं करते थे। फांसीवाद आप लोग को याद होगा ना, फांसीवाद क्या है? फांसीवाद क्या है? तो फांसीवाद जो है लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते थे। इसमें फांसीवाद में दो निकले, नाजीवाद और फांसीवाद, दोनों को फांसीवादी विचारधारा, फासिस्ट थिंकिंग कहा गया। तो इसमें ये क्या करते थे, ये लोकतंत्र में जनता के फैसले लेने में विश्वास नहीं करते थे। और इनका ये था कि जो शक्ति है वो एक कुशल नेतृत्व के हाथ में होना चाहिए जो देश को आगे बढ़ाए। और बिल्कुल जो भी अन्याय जिसने किया है उसके साथ बिल्कुल कड़ाई से न्याय का काम करना चाहिए, कड़ाई से उस पर उसको सजा मिलनी चाहिए। मतलब ये एग्रेसिव थे, आप ये कह सकते हैं कि अतिवादी थे हर चीज को लेकर। तो हमारी जो स्वतंत्रता था, हमारा जो राष्ट्र का निर्माण था, ये ही इनकी राजनीतिक विचारधारा के मूल थे। ठीक है, तो एक प्रमुख सिपाही के रूप में इन्होंने काम किया। और जैसा कि हमने बताया कि इनका मकसद यही होता था कि जल्द से जल्द
ठीक है, जल्दी से जल्दी जो है देश को आजादी मिले। दोनों की, महात्मा गांधी और इनके विचारों में भिन्नता भली थी, लेकिन दोनों का मकसद भारत का आजादी था। तो ऐसी प्रश्न आता है तो आप लिखेंगे। और इस बार आप उम्मीद कर सकते हैं, बीजेपी की गवर्नमेंट है, 8 जनवरी को आपका परीक्षा है, 23 जनवरी को इनका बर्थडे होता है। तो ये बहुत सारे कोइंसिडेंस हैं जो आपको हो सकता है कि एग्जामिनर सुभाष चंद्र बोस पर आपके लिए क्वेश्चन बना दे। ठीक है, तो 2021-22 के लिए जो महत्वपूर्ण घोषणा है, 10 दिसंबर से इतिहास का बैच शुरू हो रहा है और ये आज शाम तक या कल सुबह तक आपको ये डैशबोर्ड पर दिखने लग जाएगा, आपके ऐप पर। तो परसों से ये क्लास शुरू हो रहा है, जल्दी से अपने को एनरोल्ड कर लें आप लोग, ताकि एक भी क्लास आपका ना छूटे। और समाजशास्त्र का बैच भी इसी महीने से शुरू होगा, अभी कंफर्म डेट नहीं है, मे बी लास्ट ऑफ द मंथ ये लॉन्च हो जाए। जीएस बैच चल रहा है सभी पेपर के लिए, जिसमें 3 स्टेप्स स्ट्रैटेजी मेरी रहती है। एनसीईआरटी, बिगिन विथ एनसीईआरटी, एनसीईआरटी से शुरू कर फिर मुख्य परीक्षा की तैयारी करेंगे, मानक जो बुक्स हैं, स्टैंडर्ड बुक्स हैं, उनको आधार बनाकर। फिर मुख्य परीक्षा की तैयारी करेंगे, चैप्टर पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे, चैप्टर पढ़ते हुए, नोट्स बनाते हुए, और फिर जब टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस साथ साथ चैप्टर वाइज। तो जिनका भी आप लोगों में से ऑप्शनल बैच हिस्ट्री और सोशियोलॉजी है, यूज माई कोड रिंकू लाइव to get 10% discount and to get complete guidance। ये मेरा टेलीग्राम लिंक है, यहाँ पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। रिंकू लाइव मेरा कोड है, इसको यूज करके आप अनअकैडमी को ज्वाइन कीजिए। आप रिंकू लाइव यूज करते हैं तो आपको मैं अपने ग्रुप में ऐड करूँगी और आपको मैं पूरी तरह से व्यक्तिगत रूप से आपको मैं गाइड करती हुई चलूंगी। ठीक है, तो लाइक और शेयर करना ना भूलें अगर सेशन अच्छा लगा है तो। और सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी मेरे गंभीर विद्यार्थी होंगे उनको जरूर इसकी वैल्यू समझ में आ रही होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप सब लोगों को ऑल द बेस्ट, बाय बाय।